आसान बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरंभ क्लासेस। सब कुछ फ्री है। ये है अध्याय 8 जिसका नाम है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं कुंवर नारायण और नाम क्या है, एक वृक्ष की हत्या। देखो, हम एक वृक्ष की हत्या की बात कर रहे हैं और ये वृक्ष जो है वो क्या है, इसमें इसमें पत्तियां नहीं लगी हुई, यानी ये बूढ़ा हो गया, यानी ये क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। तो चलो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। देखो, लगता था यानी इस बार वह नहीं है। तो देखो, वृक्ष कवि को बूढ़े चौकीदार के समान प्रतीत होता था। क्यों? चौकीदार क्या होता है, चौकीदार हमेशा समान घर की सुरक्षा करता है। तो उसी तरह से यह जो है, यह सदैव घर के द्वार पर सीना ताने खड़ा रहता था। उसके घर के सामने में ये पेड़ था, जब भी वो आता था तो लगता था कि पेड़ सीना ताने खड़ा है। देखिए, चौकीदार घर की सुरक्षा के लिए दरवाजे पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार वह वृक्ष भी कवि के द्वार पर सदैव लहराता रहता था, जो इस बार लौटने पर वहां नहीं था। तो प्रश्न नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। तो देखो, जब भी कवि आते थे तो वृक्ष और कवि के बीच कुछ बातचीत होता था। तो होता था क्या, इसमें कवि क्या करते, देखो वृक्ष तो बात करेगा नहीं व्यक्ति से, तो इसका मतलब है कवि ने वृक्ष का मानवीयकरण कर दिया था और उसके साथ निम्न संवाद का वर्णन किया है। वृक्ष दूर से कवि से पूछता, जब कवि घर की ओर आता तो वृक्ष दूर से पूछता कौन, तो कवि हमेशा जवाब देता था, दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो प्रश्न नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। जब कविता का समापन होता है तो कहता है कवि को कुछ अंदेशा होता है, तो कहता है आप अंदेशा का जिक्र कीजिए, और सवाल होता है क्यों। कहता है, हमारा घर समान और शहर लुटेरों तथा क्रूर अत्याचारियों के चुंगल में दोबारा फंस सकता है। अगर घर के सामने चौकीदार नहीं होगा तो क्या होगा, जो घर के समान होगा उसको लोग लूट कर ले जाएंगे, तो उसमें हम दोबारा फंस सकते हैं। और जो हमारा देश है वह पुनः दुश्मन के हाथों गुलाम बन सकता है, क्योंकि हम फिर से स्वार्थी और सुसुप्त होते जा रहे हैं। हमने पेड़ को काट दिया अपने चंद स्वार्थ के लिए। हमारी संवेदना मरती जा रही है और सामाजिक तथा राष्ट्रीय भावना भी कुंठित हो रही है। आजकल हम पुनः आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। तो यही बात है। तो प्रश्न नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। किधर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों की बचाने की बात करता है और क्यों। कहता है घर भी बचाइए, शहर भी बचाइए और देश भी बचाइए। उसके बाद किसको कहता है, तुम यहाँ देखो, हमने पेड़ को काट दिया, यानी हम प्रकृति को बचाने की बात कर रहे हैं। हम किसको बचाने की बात कर रहे हैं, प्रकृति को। तो कवि कहता है नदियों को बचाइए, हवा को बचाइए, खाद्यान्नों को और जंगल को, और स्वयं मनुष्य जाति को बचाने की बात करता है। ये सारी चीजें हमारे स्वार्थीपन और लोलुपता के कारण विनष्ट एवं प्रदूषित होती जा रही है। जब ये संसाधन, देखो ये सारा चीज अगर समाप्त हो जाएगा तो एक दिन क्या होगा, एक दिन मनुष्य दूसरे मनुष्य का भक्षण पर उतारू हो जाएगा। जब खाना नहीं होगा तो क्या होगा, एक मनुष्य दूसरे को मार के खाने लगेगा। तो इसलिए कहता है घर को और शहर को, देश के बाद आप प्रकृति को बचाइए और स्वयं को बचाइए। इसलिए मनुष्यता की रक्षा के लिए पर्यावरण का संरक्षण अनिवार्य है। अगर मनुष्यता को बचाना होगा तो पर्यावरण को बचाना होगा। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 5 समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। किधर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5 की ओर। कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखिए। कहता है क्या कविता आज के डेट में प्रासंगिक है, और अगर प्रासंगिक है तो एक टिप्पणी लिखिए। तो देखो, कहता आधुनिक परिवेश में यह कविता पूर्ण प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है, कि हमने पेड़ों को काट करके शहर को बसा दिया है। क्योंकि आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। जनसंख्या में वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास हुआ। इसके कारण क्या हुआ, जंगलों को काटकर एक नए नगर बसाए जा रहे हैं तथा नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा, जब हम जंगल को काटेंगे तो परिणाम स्वरूप पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा, और जैसे ही असंतुलन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो है
हीट बढ़ते जा रहा है। हीट बढ़ने से क्या होगा, बर्फ पिघली, बर्फ पिघली, समुद्र का जल स्तर बढ़ा, और जहां बारिश होती थी वहां बारिश का चक्र बढ़ गया। अगर बारिश जून के महीने में होनी थी तो वो अब जुलाई के मौसम में हो रही है। तो ये सारा चीज विश्व के समक्ष एक समस्या बन गई है। अतः यह कविता आज के परिवेश में भी पूर्णतः प्रासंगिक है। तो प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। स्वप्रसंग व्याख्या करे, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। देखो, यह एक वृक्ष की हत्या नामक कविता से ली गई है। इसमें कवि ने अपने घर के सामने के पुराने वृक्ष को एक बूढ़े चौकीदार के रूप में वर्णित किया है। जब भी कभी बाहर से घर लौटता है तो यह वृक्ष उससे एक चौकीदार की तरह रोकता टोकता हुआ सतर्क प्रतीत होता है। उसके कवि के घर के सामने क्या है, एक वृक्ष है और एक बूढ़े चौकीदार की तरह। जैसे कवि आता तैसा उस कवि को महसूस होता है कि वह कहता है रुको, तुम कौन हो। तो ये बोलता था मैं हूं दोस्त, तब उसको वो आने देता था। तो कवि उसे विश्वास दिलाता था कि मैं घर का ही व्यक्ति हूं। घर के लोग या बाहर के, चौकीदार का काम है घर की सुरक्षा के प्रति हमेशा सावधान रहना। तो वृक्ष के मानवीकरण से यहाँ कविता में कर्तव्य बोध का संदेश मिलता है। उसका कर्तव्य था, वो घर के सामने था कि भाई घर में कौन घुस रहा है ये पता करना। वहीं प्रकृति के प्रति भी आत्मीयता का भाव प्रदर्शित होता है कि वह जो चौकीदार है वह कोई और नहीं है, वह एक पेड़ है। यह कविता वास्तविकता के धरातल पर भी खरी उतरती है और पाठक की जिज्ञासा को भी जागृत करती है कि आखिर ये बूढ़ा चौकीदार है कौन। तो क्लियर हो गया। इस तरह से हम लिखेंगे। 6 का क समाप्त हो गया। अब है 6 का ख। अब है 6 का ख। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बहुत अच्छा सवाल है। कहता है जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है। जंगल मरुस्थल कब बनता है, जब बारिश नहीं होती, यानी हम जंगल को काटते जाएंगे तो वो जंगल मरुस्थल हो जाएगा। जंगल काटेंगे, बारिश नहीं होगी, नई जंगल नहीं बनेंगे और वो मरुस्थल हो जाएगा। और जब मरुस्थल होगा तो मनुष्य ही जंगल हो जाएगा, मनुष्य ही मनुष्य को खाने लगेगा। तो बिल्कुल ये वही बात है। कहाँ से लिया गया वह लिख देंगे। कवि ने यहाँ एक और प्राकृतिक पदार्थों के अंधाधुंध दोहन के प्रति चिंता व्यक्त किया है। तो दूसरी ओर दम तोड़ती भी इंसानियत पर भी सवाल खड़ा किया है। इंसानियत भी तो दम तोड़ चुकी है, तब तो हम नए तरीके ईजाद करने के बजाय जंगलों को काट रहे हैं। तो कहा अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी इंसानियत भी नहीं बच पाएगी और सभी मनुष्य नरभक्षी बन जाएंगे। जैसे हमारे लिए जंगलों का बचा रहना जरूरी है, वैसे ही प्रकृति के अन्य जीवों के लिए भी हमारा मनुष्य बने रहना जरूरी है। नहीं तो हमारी पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह प्राणी रहित और वीरान हो जाएगी। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 6 का ख। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देखो, कोई भी जो शीर्षक हो वह उसकी विषय वस्तु, घटना, उद्देश्य और चरित्र के आधार पर चुना जाता है। तो एक वृक्ष की हत्या नामक कविता का शीर्षक भी विषय वस्तु के अनुरूप है, क्योंकि हमने क्या किया है, वृक्ष को काट दिया है। तो काटने से क्या हुआ, काटने से मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को व्यक्त कर रही है। दूसरा, समूचे मानव जाति को यह संदेश देती है कि तुमने चौकीदार को ही समाप्त कर दिया है। अगर तुम वृक्षों की रक्षा नहीं करोगे तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और मानव सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपनी संवेदना से काम लेने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमारे प्राणों के आधार हैं। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 7 भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। प्रश्न नंबर 8, इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या और यहाँ इसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, रूपक क्या हुआ, हम किसी के बदले कोई रूप को प्रकट किए। ठीक है, रूपक किसी एक वस्तु में किसी अन्य वस्तु का निषेध रहित आरोप होता है यहाँ पर, और अर्थात एक में दूसरे का अस्तित्व मान लिया जाता है। यहाँ हमने क्या किया है, वृक्ष में चौकीदार का अस्तित्व मान लिया है। वृक्ष में चौकीदार के स्वरूप को आरोप किया गया, इसलिए यहाँ यह रूपक है। कवि को बुरा वृक्ष राइफल के ताने हुए एक सतर्क चौकीदार की तरह दिखाई देता है, जो पुराने चमड़े की वर्दी पहने हुए है। पेड़ जब पुराना होता है, देखो मानव का सेल डेड हो जाता है, हम लोग इसको बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। मानव का सेल डेड हो जाता है, लेकिन जो पेड़ होता है, जो वनस्पति होता है, उसका सेल डेड होकर के फिर उसकी रक्षा करता है। उस पेड़ को जब काटते हैं तो उसमें जितने छल्ले होते हैं, इससे उसका आयु का पता चलता है।
और फूल पत्तियों की पगड़ी पहने हुए है। इस प्रकार वृक्ष और चौकीदार का स्वरूप मिलकर एक ही हो गया है। तो क्लियर हो गया। हम लोग प्रश्न नंबर 8 भी क्लियर कर लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर, जो कि आ गया ग्रामर, व्याकरण। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।